नर्सिंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 151 to 160। प्यारे साथियों, अभी आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नर्सिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे सेंड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो जितने भी होने वाले नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, कुछ बनना है तो समंदर बनो, कुछ बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाएं तुम्हारी गहराई नापते नापते। कुछ बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाएं तुम्हारी गहराई नापते नापते। एम्स तेरी क्या औकात है, तेरे जैसे रिटर्न एग्जाम तो हम लाखों पास कर देंगे। एम्स तेरी क्या औकात है, तेरे जैसे रिटर्न एग्जाम तो हम लाखों पास कर देंगे। प्यारे साथियों, सीधी बात, केवल पढ़ाई की बात, नो बकवास। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151। ए क्लाइंट हैज ए न्यूमोथोरिक्स एंड ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज इंसर्टेड टू अलाउ द लंग टू री इन्फ्लेट। एक क्लाइंट है जिसको न्यूमोथोरिक्स हो चुका है, मतलब उसके प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस में एयर भर गया है। एंड ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज इंसर्टेड टू अलाउ द लंग्स को री इन्फ्लेट होने के लिए एक क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इंसर्ट किया गया है। आइडेंटिफाई द चेंबर इन द फिगर। डायग्राम जो दिखाई दे रहा है आपको, उसके अंदर आइडेंटिफाई करना है। बिलो द प्रोवाइड द वाटल सील। कौन सा पॉइंट है, 4 पॉइंट दिए गए ए बी सी डी। कौन सा पॉइंट वाटर सील को इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन डी 4 डी। ए ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन दिस वन, सी दिस वन, डी दिस वन। इसमें कौन सा पॉइंट है? एक डायग्राम में दिखा रहा है, एक सक्शन के लिए दिखाया है, एक पेशेंट के साथ जो चेस्ट अटैच किया गया है। निम्न में से कौन सा वाटर सील को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा वाटर सील्ड है? गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3। ये पॉइंट दिखाया है, दिस वन इज द वाटर सील ड्रेनेज। ध्यान दीजिएगा, दिस वन ये क्या है? वाटर सील ड्रेनेज, जिसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है। रेशनल देखिएगा क्या क्या, कौन सा पॉइंट क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। वाटर सील चेंबर एक्ट एज ए वन वे। वाटर सील चेंबर एक वे की तरफ काम करता है। इसकी वॉल टू अलाउ एयर, जो एक तरफ से हवा को आने के लिए अलाउ करता है, फ्रॉम द प्लूरल स्पेस टू एस्केप इनटू द सक्शन चेंबर बट प्रिवेंट ए बैक फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम विद इन द सिस्टम टू द क्लाइंट। जो देखो, वाटर सील चेंबर के अंदर क्या होता है, एक तरफ से पेशेंट को जो प्लूरल कैविटी है जहां पे हवा भरा हुआ है उसको अलाउ कर रहा है, दूसरी तरफ सक्शन के लिए है, वहां पे क्लोज्ड होता है जहां वापिस बैक फ्लो नहीं जा सकता। 3 नंबर चेंबर है जो हमें क्या वाटर सील चेंबर प्रोवाइड करा रहा है। ए है ऑप्शन 1 ए, दिस वन इज द सक्शन कंट्रोल। ये क्या काम कर रहेगा? सक्शन कंट्रोल का काम करेगा। बी वाला काम कर रहा है ड्रेनेज को कलेक्शन। बी और जो डी है वो दोनों पॉइंट क्या काम, चेंबर्स क्या काम करेंगे? जो ड्रेनेज बाहर आएगा उसको कलेक्शन का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। व्हाट इज द अंडरलाइंग रेशनल why a nurse assess a client with emphysema for clinical indicator of hypoxia? अंडरलाइनिंग रेशनल क्या होगा? नर्स को एम्फाइसीमा क्लाइंट के अंदर हाइपोक्सिया के क्लिनिकल इंडिकेटर को क्यों असेस करना चाहिए? ऑप्शन 1 प्लूरल इफ्यूजन के लिए असेस करेगी, ऑप्शन 2 इन्फेक्टियस ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए, ऑप्शन 3 लॉस ऑफ एरिएटिंग सरफेस के लिए, ऑप्शन 4 रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस के लिए। गेस योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 लॉस ऑफ एरिएटिंग सरफेस। क्या होता है, जो एम्फाइसीमा की कंडीशन होती है उसके अंदर जो एल्विलाई, लंग्स की रेस्पिरेटरी यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो दिस सो हाइपोक्सिया के क्लिनिकल इंडिकेशन दे रहा है, तो उसके लिए नर्स किसको असेस करेगी? लॉस ऑफ सरफेस एरिया के लिए असेस करेगी।
दैट इज द रीजन ऑफ हाइपोक्सिया इन एम्फाइसीमा क्लाइंट। रेशनल देखिएगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द एल्यूलर वॉल लीड टू डिमिनिश्ड सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड। एल्यूरोलोर जो लंग्स हैं, सपोज ये फेफड़े हैं, इनके अंदर जो एल्यूलाई सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, वो क्या हो जाती है, उसके वॉल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण उनका सरफेस एरिया है जो गैस एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट रहता है वो क्या हो जाएगा, कम प्रेजेंट रहेगा, मतलब वो घट जाएगा। इंक्रीज CO2 लेवल इन द ब्लड, जिसके कारण ब्लड के अंदर CO2 लेवल बढ़ जाएगा। तो हाइपोक्सिया का मेन रीजन क्या है, मेन रेशनल क्या है कि लॉस ऑफ एरिएटिंग एरिया, जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, उस कम हो जाएगा एम्फाइसीमा की कंडीशन के अंदर, और देन द इंक्रीज ऑफ CO2 इन द ब्लड। ऑप्शन फर्स्ट, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन अकर व्हेन देयर इज सीपेज ऑफ फ्लूइड इनटू द इंट्राप्लूरल स्पेस। प्लूरल इफ्यूजन कब होगा, जब लंग्स प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड भर जाए, क्या भर जाए, फ्लूइड भर जाए। दिस वन इज, जिसके कारण क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन। एम्फाइसीमा किसके अंदर कारण होगा, एयर के कारण। यदि फ्लूइड का वर्ड आ रहा है दैट मीन्स दिस वन इज इंडिकेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। इन्फेक्शियस ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन कंडीशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड। इन्फेक्टियस का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन के कारण होने वाला ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्टियस ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स के अंदर प्रेजेंट हो जाए उसके कारण इन्फेक्टियस डिजीज प्रोड्यूस होगी और इन्फेक्शियस ऑब्स्ट्रक्शन होगा, न कि एम्फाइसीमा। मसल्स पैरालिसिस में अकर इन डिजीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। मसल्स पैरालिसिस है, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट होने के कारण होगा, न कि एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा डज नॉट अफेक्ट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। एम्फाइसीमा के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है। कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयरफॉर इट इज नॉट ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज। एम्फाइसीमा क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 ए नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला टू ए क्लाइंट विद एम्फाइसीमा। एक एम्फाइसीमा का क्लाइंट है जिसको नर्स ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रही है, किस हिसाब से, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से, किसके द्वारा, नेजल कैनुला के द्वारा। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स क्लोजली ऑब्जर्व द क्लाइंट। कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर के लिए नर्स क्लाइंट को क्लोजली ऑब्जर्व करेगी। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 एंजाइटी, ऑप्शन 2 साइनोसिस, ऑप्शन 3 ड्राउजीनेस, ऑप्शन 4 मेंटल कंफ्यूजन, ऑप्शन 5 इंक्रीज रेस्पिरेशन। एम्फाइसीमा की कंडीशन के अंदर कौन, ये 5 क्लिनिकल इंडिकेटर हैं, इनमें से कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर को नर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर। आपका सही उत्तर सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। करेक्ट आंसर इज ड्राउजीनेस, ऑप्शन 3 एंड मेंटल कंफ्यूजन। एम्फाइसीमा के अंदर नर्स को क्लोजली कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर ऑब्जर्व करने चाहिए, ड्राउजीनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन। ये क्यों होंगी, रेशनल देखेगा। राइजिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कोजेज लेथार्जी। बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ने के कारण लेथार्जी होता है, या मतलब थकान होती है, रादर देन एंजाइटी, एंजाइटी की तुलना में। साइनोसिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिड्यूस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यदि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो उस कंडीशन में साइनोसिस होगा, जिसके अंदर बॉडी के पार्ट क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड साइनोसिस विल नॉट अकर। हम क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो साइनोसिस नहीं होगा, क्योंकि उसके हिसाब से प्रॉपर अमाउंट के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा। सम क्लाइंट विद COPD, एम्फाइसीमा एक COPD का टाइप है, रेस्पॉन्ड ओनली टू द केमिकल स्टिमुलस ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल। Administration of higher concentration of oxygen to these individual will eliminate the stimulus to breathe, leading to decreased respiration, lethargy and drowsiness. Drowsiness क्यों होगा, जब COPD का क्लाइंट है उसके अंदर यदि हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दे देंगे तो जो ऑक्सीजन का स्टिमुलस है, जो बॉडी को ऑक्सीजन लेने के लिए सांस, ब्रेन का वो पार्ट जो ऑक्सीजन को सांस लेने, ब्रीथ करने के लिए स्टिमुलेट करेगा,
वो हाई फ्लो ऑक्सीजन के कारण सेचुरेटेड हो जाएगा, देन जिसके कारण रेस्पायरेशन डिक्रीज होगा, लेथार्जी होगा और क्लाइंट के अंदर क्या होगा, ड्राउजीनेस होगा। क्लाइंट विद सीओपीडी एक्सपीरियंस हेल्डेन इफेक्ट, ये सब किसके कारण होता है, हेल्डेन इफेक्ट के कारण होता है। हेल्डेन प्रभाव क्या है, हेल्डेन इफेक्ट कह रहा है कि हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल बिकम मोर सेचुरेटेड। यदि हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे तो हीमोग्लोबिन जो मोलिक्यूल है ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा के कारण सेचुरेटेड हो जाएंगे। विद ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन से सेचुरेटेड हो जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, स्टिमुलस एक्टिवेट नहीं होगा ब्रीथ के लिए। और जो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना, तो प्लस CO2 का ट्रांसफर करना। तो बॉडी के अंदर CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, CO2 बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, O2 देन बाहर नहीं निकलेगी, तो उसको में क्या होगा, हाइपरकेपनिया, मतलब CO2 का एक्सेसिव लेवल ऑफ CO2, दिस वन इज नोन एज हाइपरकेपनिया। हेल्डेन इफेक्ट क्या है, हेल्डेन इफेक्ट ये होता है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उनके ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण वो सेचुरेटेड हो जाते हैं, जिससे बॉडी के अंदर CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, देन लीडिंग प्रोड्यूस टू हाइपरकेपनिया। इंक्रीज लेवल ऑफ CO2, बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ने के कारण जो बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, डिप्रेस होगा, देन कोज मेंटल कंफ्यूजन। मेंटल कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि CO2 का लेवल एक्सेसिव बढ़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करेगा, देन causing mental confusion and loss of level of consciousness. High concentration of oxygen may eliminate the stimulation to breathe, so the respiratory rate will decrease not increase. ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन के अमाउंट के कारण क्या होगा, जो ब्रीथ का स्टिमुलस है, ब्रीथ की सांस लेने के लिए जो स्टिमुलस है वो एक्टिवेट नहीं होगा, देन तो उसके कारण रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, a nurse is teaching breathing exercise to a client with emphysema. एक emphysema के client को नर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए टीच कर रही है। व्हाट इज द रीजन टू नर्स शुड इंक्लूड इन द टीचिंग, नर्स को कौन सा रीजन टीचिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। एज टू व्हाई दीज एक्सरसाइज आर नेसेसरी टू प्रमोट इफेक्टिव यूज ऑफ द डायफ्राम, ये एक्सरसाइज क्यों नेसेसरी है डायफ्राम के इफेक्टिव यूज को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन 1, द रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स हैज बीन इंक्रीज, एक्सरसाइज लंग्स की रेजिडुअल कैपेसिटी को बढ़ाएंगी। ऑप्शन 2, इंस्पायरेशन हैज बीन मार्केडली प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफिकल्ट, इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग होगा और डिफिकल्ट होगा। ऑप्शन 3, द क्लाइंट हैज एन इंक्रीज इन द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, क्लाइंट की वाइटल कैपेसिटी, क्लाइंट के लंग्स की वाइटल कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन 4, एब्डोमिनल ब्रीथिंग इज एन effective compensatory mechanism and is spontaneously initiated. Abdominal breathing एक compensatory effective compensatory mechanism है और अचानक से spontaneously start होगी। Guess your correct answer. Correct answer is option 1. The residual capacity of lungs has been increased. एक्सरसाइज प्रमोट करने के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज क्या करेगी, जो लंग्स हैं उनकी रेजिडुअल कैपेसिटी को बढ़ा देगी। रेशनल देखिएगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी कोजेज डिफिकल्ट एक्सहेलेशन। एम्फाइसीमा की कंडीशन के अंदर क्या है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन है एलुलाई है और लंग्स है, उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, कमजोर हो जाती है। विच सब्सिक्वेंट एयर ट्रिपिंग, तो एयर ट्रेप हो जाती है। क्लाइंट विद हु हैव एम्फाइसीमा आर टोल्ड टू यूज नेसेसरी एब्डोमिनल मसल्स, जो क्लाइंट जिसको एम्फाइसीमा है उसको नर्स को चाहिए कि वो कैसे एसेसरी एब्डोमिनल मसल्स का यूज करे। एंड टू ब्रीथ आउट थ्रू पर्स लिप ब्रीदिंग, पर्स लिप ब्रीदिंग कैसे यूज करे, कैसे पर्स लिप ब्रीदिंग के द्वारा सांस को बाहर निकाले। टू हेल्प कीप इन एयर पासेज ओपन अंटिल एक्सेलेशन इज कंप्लीट, जब तक एक्सेलेशन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक पर्स लिप ब्रीथिंग की एडवाइस दे। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्सपायरेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ एयर ट्रिपिंग एंड पुअर इलास्टिसिटी। एम्फाइसीमा के क्लाइंट के अंदर एक्सपायरेशन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एयर ट्रेप हो जाती है, एयर इकट्ठा हो जाती है और लंग्स की इलास्टिसिटी लॉस होने के कारण।
एम्फाइसीमा के अंदर वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होगी। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग इज लर्न मैकेनिज्म दैट इज बेनिफिशियल। एब्डोमिनल ब्रीथिंग is not important in emphysema, not helpful, then diaphragmatic breathing सीखना ज़्यादा important है ताकि क्लाइंट इजीली अपनी रेस्पिरेशन कैपेसिटी इंप्रूव कर सके। उसका कारण क्या है? एक्सरसाइज से क्या होगा? रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, while receiving a adrenergic beta 2 agonist drug for asthma, एक क्लाइंट जिसको अस्थमा के लिए एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया है। द क्लाइंट कंप्लेन फॉर पाल्पिटेशन, उस ड्रग्स को लेने के बाद क्लाइंट पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, ट्रोबलिंग हेडेक की कंप्लेन कर रहा है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन 1, विद होल्ड द ड्रग अंटिल एडिशनल ऑर्डर आर ऑब्टेन्ड। हम ड्रग को विद होल्ड करने का निर्देश देंगे जब तक कि एडिशनल कोई ऑर्डर है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हमें प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन 2, टेल द क्लाइंट नॉट टू वरी। क्लाइंट को बोलेंगे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। दीज आर एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन एंड ट्रोबलिंग हेडेक एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हैं। ऑप्शन 3, आस्क द क्लाइंट टू रिलैक्स। क्लाइंट को रिलैक्स होने के लिए कहेंगे। देन गिव इंस्ट्रक्शन टू ब्रीथ स्लोली एंड डीपली। उसके बाद क्लाइंट को डीप और स्लो ब्रीथ के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर सेवरल मिनट, कुछ समय के लिए। ऑप्शन 4, एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट आर टेम्पररी, एक्सप्लेन दैट द इफेक्ट आर टेम्पररी एंड विल सबसाइड एज द बॉडी बिकम ऑटोमोस्ट टू द ड्रग। ऑप्शन 4 क्या कर रहा है कि क्लाइंट को ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन एंड ट्रोबलिंग हेडेक टेम्परेरी है और जब बॉडी इस ड्रग के लिए क्या हो जाएगी? ऑक्यूस्टमोड हो जाएगी या आदी हो जाएगी। ऑक्यूस्टमोड मीन्स आदी हो जाएगी ड्रग्स के लिए, तब ये इफेक्ट क्या हो जाएंगे? सबसाइड हो जाएंगे। एक्यूस्टमोड मीन्स आदी होना। गेस योर करेक्ट आंसर। Correct answer is option 1. Withhold the drug until additional order is obtained. एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है, वो उसका यदि उस क्लाइंट के अंदर पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन और ट्रोबलिंग हेडेक हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्लाइंट को निर्देश देंगे कि ड्रग्स को क्या कर दे? विद होल्ड कर दे, मतलब कुछ समय के लिए ना ले जब तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एडिशनल ऑर्डर प्राप्त नहीं हो जाते। क्योंकि ये है इस जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट शो कर रहे हैं। रेशनल देखिएगा। एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग कैन कोज इंक्रीज हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन एंड increased heart contraction, positive inotropic effect and increased heart rate, positive chronotropic effect. If toxic level are reached, side effect occur and the drug should be withheld until the healthcare provider is notified. एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग क्या काम करती है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है और हार्ट रेट को बढ़ाती है। यदि इसका टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएगा, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन एंड ट्रोबलिंग हेडेक, ये हार्ट रेट के बढ़ने के कारण है जो उसकी साइड इफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। यदि साइड इफेक्ट हो रहा है तो हम क्लाइंट को निर्देश देंगे कि कुछ समय के लिए ड्रग को विद होल्ड करे जब तक कि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ऑर्डर नहीं प्राप्त होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी क्लाइंट का इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इस टर्म ये क्या है? इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यदि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, दिस वन इज द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ड्रग्स का किसे कहते हैं? इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट जहां पे भी लिखा हो, दिस मीन्स द इंक्रीज हार्ट रेट। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट, इन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन 2 इज फॉल्स रीएश्योरेंस एंड फॉल्स स्टेटमेंट। यदि हम क्लाइंट ये कह रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, दैट मीन्स वो उसको
करेक्ट आंसर नहीं दे रहा, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कंट्रोल ब्रीदिंग में बी हेल्पफुल इन अलाइंग ए क्लाइंट एंजाइटी, क्लाइंट की एंजाइटी को दूर करने के लिए कंट्रोल ब्रीदिंग हेल्पफुल है। हाउएवर द ड्रग मे बी प्रोड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट एंड शुड बी विदहोल्ड, ये कंप्लीटली उसको ठीक नहीं करेगी। ये पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन एंड ट्रोम्बलिंग हेडेक क्या एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसलिए हम ड्रग्स को क्या करेंगे, विदहोल्ड करने का निर्देश देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज द प्रायोरिटी गोल ऑफ फॉर ए क्लाइंट विद अस्थमा हु इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। अस्थमा का क्लाइंट जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है, उसका प्रायोरिटी गोल, उस क्लाइंट के लिए प्रायोरिटी गोल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। मेरे साथियों, जब तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दुनिया के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं, एक जो अपने अनुसार दुनिया को बदल लेते हैं। बार बार असफल हो गए फिर हार के बैठ जाते हैं। एक वो होते हैं जो बार बार असफल होने के बाद एक दिन उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जो उन्हें पाने की इच्छा है। ऑप्शन 1 is able to obtain pulse oximeter readings. Option 2 demonstrate use of meter dose inhaler. Option 3 knows the healthcare provider office hours. Option 4 can identify the foods that may cause wheezing. अस्थमा के क्लाइंट के अंदर जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका प्रायोरिटी गोल क्या होगा। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मीटर्स डोज इनहेलर। जो अस्थमा के क्लाइंट है उसके लिए मीटर्स डोज इनहेलर का यूज किया जाता है, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका कैसे यूज करना है उसको सिखाना, ये उसका प्रायोरिटी रहेगा। रेशनल देखिएगा, एक क्लाइंट विद अस्थमा यूज मीटर्स डोज इनहेलर टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। जो अस्थमा का क्लाइंट है वो मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए मीटर्स डोज इनहेलर का यूज करता है। प्रोफाइलेटिकली एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ अस्थमा अटैक। प्रोफाइलेटिकली मतलब अस्थमा का अटैक नहीं हो इसके लिए, और जब अस्थमा का अटैक हो रहा है तब। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्किल टू हैव बिफोर डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज से पहले इंपॉर्टेंट स्किल है जो जिस क्लाइंट को अस्थमा है उसको सीखना बहुत जरूरी है। पल्स ऑक्सीमेट्री इज रेयरली कंडक्टेड एट द होम। पल्स ऑक्सीमीटर का यूज मतलब उसका पल्स कितना चल रहा है, सेचुरेशन कितना है, ये रीडिंग होम पे बहुत कम यूज की जाती है। होम मैनेजमेंट यूजुअली इंक्लूड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। होम मैनेजमेंट के अंदर मेनली क्लाइंट सेल्फ मॉनिटर करता है उसका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कितना है, सेचुरेशन या हार्ट रेट या अस्थमैटिक अटैक की क्या कंडीशन है। Knows the healthcare provider office hours is important. It is not the priority. During a persistent asthma attack that does not respond to planned intervention, the client should go to the emergency department of the local hospital or call 911 for assistance. Healthcare provider का ऑफिस hours important है, बट ये प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, क्लाइंट को ये सिखाना कि जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो मीटर डोज इनहेलर होता है उसका यूज कैसे करते हैं और अस्थमैटिक अटैक के टाइम कैसे यूज करना है। नोट ऑल अस्थमा इज एसोसिएटेड विथ फूड एलर्जी। सारे अस्थमा फूड एलर्जी के कारण नहीं होते हैं। फूड एलर्जी से कुछ टाइप ही अस्थमा होते हैं, दैट इज एलर्जी मे बी एलर्जिक अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, ए क्लाइंट विद ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी। एक अस्थमा का क्लाइंट है जिसको सर्जरी के लिए शेड्यूल किया है। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग। प्री ऑपरेटिव टीचिंग के अंदर क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए। ऑप्शन 1 देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑप्शन 2 रिलैक्सेशन टेक्निक लिमिट द सीवियरिटी ऑफ अस्थमैटिक अटैक। रिलैक्सेशन टेक्निक अस्थमैटिक अटैक की सीवियरिटी को कम करेगी। ऑप्शन 2 कफिंग फोर्सबली मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर। फोर्सली खांसी करने से बचना चाहिए क्योंकि ये एक इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाएगी।
ऑप्शन 4 लोकल एनेस्थीसिया इज प्रीफर्ड बिकॉज इट हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट देन जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया प्रीफर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जनरल एनेस्थीसिया के, क्योंकि इसके कम साइड इफेक्ट होते हैं। गेस योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अस्थमा के टीचिंग के क्लाइंट को जो कि सर्जरी के लिए शेड्यूल है, तो उसके अंदर प्री ऑपरेटिव टीचिंग में इंपॉर्टेंट क्या इंक्लूड करना है कि उस क्लाइंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अदर पेशेंट के अंदर। क्यों? रीजनल देखिएगा। हाइपर सीक्रेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड प्रोवाइड एन एक्सीलेंट वार्म मोस्ट मीडियम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि क्लाइंट के अंदर हाइपर सीक्रेशन हो रहा है म्यूकस का, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट और मीडियम प्रदान कर रहा है। तो इस कारण से अस्थमा वाले क्लाइंट के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन ज्यादा होता है। देन दिस क्लाइंट इज प्रोन टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अस्थमा इज नॉट ए डिजीज दैट इज वॉलेंटरी कंट्रोल्ड। अस्थमा एक डिजीज नहीं है, इसको हम वॉलेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स के द्वारा। कफिंग मस्ट बी इंक्रीज्ड। कफिंग को इंक्रीज करना चाहिए। इट प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ म्यूकस। कफिंग अच्छी है, ये म्यूकस के रिटेंशन को रोकेगी। विच इज एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक एक्सीलेंट मीडियम है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए एक्सीलेंट मीडियम है, मतलब इससे सीक्रेशन बाहर निकलेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस कम प्रेजेंट रहेगा, उसको की ग्रोथ के लिए इफेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। एक्सेसिव सीक्रेशन आल्सो लिमिट गैसेस एक्सचेंज। एक्सेसिव सीक्रेशन, यदि सीक्रेशन ज्यादा है तो गैसेस का एक्सचेंज भी कम हो पाएगा। देन कफिंग इज इंपॉर्टेंट। सो anesthesiologist will make recommendation about the type of anesthesia best suited for the client and the surgical procedure. एनेस्थीसिया देना नर्सेस का काम नहीं है। एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं जो क्लाइंट की सर्जरी के हिसाब से और क्लाइंट की सूटेबिलिटी के हिसाब से रिकमेंड करेंगे कि कौन से प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जाना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्री ऑपरेटिव टीचिंग में बताएगी कि आपको अस्थमा वाले क्लाइंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस सर्जरी के बाद ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। ए क्लाइंट विद अस्थमा is being taught how to use a peak flow meter to monitor how will the asthma is being controlled. एक अस्थमा का क्लाइंट है, उसको टीच करना है कि कैसे पीक फ्लो मीटर को यूज करना है मॉनिटर के लिए। how will the asthma is being controlled. what should the nurse instruct the client to do. ये ऐसा करने के लिए नर्स को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ऑप्शन 1 परफॉर्म द प्रोसीजर वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट। इस प्रोसीजर को पीक फ्लो मीटर को मॉनिटर करने के लिए जो पीक फ्लो है उसको एक बार मॉर्निंग में करना है, एक बार नाइट में करना है। ऑप्शन 2 मूव द ट्रंक टू एन अपराइट पोजीशन एंड देन एक्सेल व्हाइल बेंडिंग ओवर। अपराइट पोजीशन में क्लाइंट को मूव करना है और उसके बाद एक्सेल करना है व्हाइल बेंडिंग ओवर, जब वो बेंड हो रही है उस बेंड। ऑप्शन 3 इनहेल कंप्लीटली एंड देन ब्लो आउट। कंप्लीटली इनहेल करना है, उसके बाद बाहर निकालना है एज हार्ड एज फास्ट एज पॉसिबल थ्रू द माउथ पीस। जितना तेजी से कर सके, जितना संभव हो माउथ पीस के द्वारा। ऑप्शन 4 प्लेस द माउथ पीस बिटवीन द लिप्स एंड इन फ्रंट ऑफ टीथ बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। माउथ पीस लिप्स के बीच में प्लेस करना है और टीथ के द्वारा टाइटली पकड़ना है प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। इसमें कौन सा पीक फ्लोमेट्री मॉनिटर करने के लिए कौन सा आंसर करेक्ट है। गेस योर आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इनहेल कंप्लीटली तेजी से अंदर सांस लेना है एंड देन ब्लो आउट हार्डली एंड फास्ट। उसके बाद तेजी से सांस को बाहर निकालना है पॉसिबल थ्रू द माउथ पीस, जितना माउथ पीस के द्वारा संभव हो सके। रेशनल देखिएगा। पीक फ्लो मीटर मेजर द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। पीक फ्लो मीटर का क्या काम होता है। पीक फ्लो मीटर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो
फ्लो रेट को मेजर करता है। द मैक्सिमम फ्लो ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड, उस मैक्सिमम फ्लो एयर के फ्लो को जो कि हम फोर्सली बाहर निकाल सकें इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। दिस मॉनिटर द पल्मोनरी स्टेटस ऑफ क्लाइंट विथ अस्थमा, ये पीक फ्लोमीटर है जो क्लाइंट के, अस्थमा वाले क्लाइंट के पल्मोनरी स्टेटस, उसके लंग्स की क्या कंडीशन है, उसका एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कितना है, उसको मॉनिटर करता है। पीक फ्लो मेजरमेंट शुड बी डन डेली इन द मॉर्निंग, पीक फ्लो मेजरमेंट हमेशा मॉर्निंग के अंदर मेजर करना चाहिए बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन लेने से पहले, और व्हेन एक्सपीरियंसिंग डिस्निया, और जब डिस्निया की कंडीशन अनुभव कर रहे हो। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। द क्लाइंट शुड बी स्टैंडिंग और सिटिंग अपराइट, क्लाइंट स्टैंड खड़ा हो सकता है और अपराइट सिटिंग पोजीशन में बैठ सकता है, न कि बेंड करना। देयर विल इंटरफेयर विथ एन एक्यूरेट टेस्ट, यदि हम लिप्स से माउथ पीस से टाइट कर लेंगे तो टेस्ट की एक्यूरेसी में इंटरफेयर कर सकता है। द माउथ पीस शुड बी इन द माउथ बिटवीन द टीथ एंड लिप्स क्रिएटिंग ए सील अराउंड द माउथ पीस, यदि लिप्स के अंदर टीथ से तेजी से पकड़ेंगे, टाइटली पकड़ेंगे, तो वो एक सील क्रिएट कर देगा। देन नॉर्मली हमें क्या करना है, कंप्लीटली इनहेल करना है, उसके बाद हार्डली और फास्टली जितना संभव हो हवा को बाहर निकालना है माउथ पीस के द्वारा। पीक फ्लोमीटर का काम है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को मेजर करना, जो कि हम डेली मॉर्निंग में मेजर करना चाहिए, या जब डिस्निया की कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहा हो तब मेजर करना चाहिए। 1 सेकेंड के अंदर फोर्सली कितनी हवा बाहर निकाल सकता है, ये क्लाइंट, अस्थमा वाले क्लाइंट के पल्मोनरी स्टेटस को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, व्हेन ए क्लाइंट सफर ए कंप्लीट न्यूमोथोरेक्स देयर इज डेंजर ऑफ मिड स्टेनल शिफ्ट, एक क्लाइंट है ये न्यूमोथोरेक्स से सफर हो रहा है तो उसमें मिड स्टेनल शिफ्ट, मिड स्टेनल शिफ्ट का मतलब है कि जो उसका जैसे न्यूमोथोरेक्स वाला पार्ट अनअफेक्टेड साइड में शिफ्ट होना, जो थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स है अनअफेक्टेड साइड में शिफ्ट होना, देयर इज, उसको मिड स्टेनम की तरफ शिफ्ट होने का खतरा रहता है। इफ सच ए शिफ्ट अकर, यदि ऐसा हो जाता है, व्हाट पोटेंशियल इफेक्ट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न, कौन सा मेन इफेक्ट पे ध्यान देना है, कारण पे ध्यान देना है। ऑप्शन 1 रेप्चर ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का रेप्चर हो सकता है। ऑप्शन 2 इन्फेक्शन ऑफ सबप्लूरल लाइनिंग, सबप्लूरल लाइनिंग में इन्फेक्शन हो सकता है। ऑप्शन 3 डिक्रीज फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट, राइट हार्ट का फीलिंग, राइट हार्ट के अंदर ब्लड कम पहुंचेगा या फीलिंग ऑफ राइट हार्ट डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन 4 इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द अनअफेक्टेड लंग, अनअफेक्टेड फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गेस योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 डिक्रीज फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट। करेक्ट आंसर क्या है, डिक्रीज फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट। न्यूमोथोरेक्स क्लाइंट के अंदर यदि मिड स्टेनल की तरफ, उसका अनअफेक्टेड पार्ट की तरफ मिड स्टेनल शिफ्ट हो जाता है तो जो राइट हार्ट है उसके अंदर ब्लड कम पहुंच पाएगा। रेशनल देखिएगा, प्रेशर विद इन द प्लूरल कैविटी कॉजेज ए शिफ्ट ऑफ हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स टू द अनअफेक्टेड साइड। न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन के अंदर कारण प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अनअफेक्टेड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। दिस नॉट ओनली डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अनअफेक्टेड लंग्स, कैपेसिटी ऑफ अनअफेक्टेड लंग्स, वो केवल अनअफेक्टेड लंग की कैपेसिटी को ही कम नहीं करती, बट आल्सो इम्पेंड द फीलिंग ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट, बट जो राइट साइड का हार्ट है उसमें जो ब्लड जा रहा है उसकी फीलिंग को भी प्रभावित करते हैं। लीड टू डिक्रीज आउट कार्डियक आउटपुट, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेप्चर ऑफ पेरिकार्डियम कॉम्प्लिकेशन माइट अकर विद सीवियर चेस्ट ट्रोमा, पेरिकार्डियम रेप्चर ट्रोमा की कंडीशन के अंदर होता है, नॉट ए मिड स्टेनल शिफ्ट, मिड स्टेनल शिफ्ट की कंडीशन में नहीं होता। इन्फेक्शन इज नॉट कोज्ड बाय मिड स्टेनल शिफ्ट, मिड स्टेनल शिफ्ट इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, ओनली मिड स्टेनल शिफ्ट न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में देखने को मिलता है। वॉल्यूम ऑफ अफेक्टेड लंग में डिक्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द शिफ्ट, अनअफेक्टेड लंग्स हैं उसका वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि
जो ऑर्गन्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जो करेक्ट लंग्स है, उसको क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, उस एरिया को, सरफेस एरिया को कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, ए चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड इन ए क्लाइंट who was stabbed in the chest and is attached to a closed drainage system. What is an important nursing intervention when caring for this client? एक क्लाइंट जिसको स्टेब्ड लगी है, स्टेब्ड मीन्स छुरा घोंप दिया गया है, एक क्लाइंट जिसके चेस्ट के अंदर छुरा घोंप दिया गया है और एंड अटैच, और उसको चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम से अटैच किया गया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन केयरिंग, इस क्लाइंट की केयर कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन 1, ऑब्जर्व फॉर फ्लूइड फ्लक्चुएशंस इन द वाटर सील्ड ड्रेनेज। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, वाटर सील्ड ड्रेनेज के अंदर फ्लूइड फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन 2, ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर मॉर्फिन टू मिनिमाइज एजिटेशन। एजिटेशन को या एंजाइटी को मिनिमाइज करने के लिए मॉर्फिन जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो देंगे। ऑप्शन 3, अप्लाई ए थोरेसिक बाइंडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव टेंशन ऑन द ट्यूब। थोरेसिक बाइंडर को अप्लाई करेंगे ट्यूब के ऊपर टेंशन या तनाव को कम करने के लिए, रोकने के लिए। ऑप्शन 4, क्लैंप द ट्यूबिंग सिक्योरली टू प्रिवेंट ए रैपिड डिक्लाइन इन प्रेशर। ट्यूब को सिक्योरली क्लैंप करेंगे रैपिड प्रेशर को डिक्लाइन करने के लिए। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑब्जर्व फॉर फ्लूइड फ्लक्चुएशंस इन द वाटर सील्ड चेंबर। जिस क्लाइंट के अंदर चेस्ट में छुरा घोंपा हुआ है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम अटैच्ड है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा कि जो चेस्ट क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है कि जो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर ये चेंबर है, उसके अंदर वाटर प्रॉपर फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा, ऊपर या नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्लक्चुएशन अकर विथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन अंटिल द लंग इज फुल्ली एक्सपेंडेड। फ्लक्चुएशन सांस लेने और छोड़ने के दौरान तब होता है जब लंग्स फुल्ली एक्सपेंडेड हो। इफ द फ्लक्चुएशन डज नॉट अकर द चेस्ट ट्यूब मे बी क्लोग्ड एंड किंक्ड। यदि वाटर सील चेंबर के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो वो उसका इंडिकेशन है कि ट्यूब क्या हो गई है, क्लोग्ड या किंक्ड, या तो मुड़ गई है या फिर बंद हो गई है, जाम हो गई है। कफिंग शुड बी इंक्रीज्ड। इस कंडीशन के अंदर उसको क्या बोलना चाहिए, खांसने के लिए बोलेंगे। क्लाइंट मे नॉट बी एजिटेटेड, मॉर्फिन डिप्रेस रेस्पिरेशन एंड यूजुअली इज अवॉइडेड। क्लाइंट इस कंडीशन में एजिटेटेड नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बता रखा, पॉइंट नहीं दे रखा कि वो एजिटेशन को शो कर रहा है। मॉर्फिन इस कंडीशन में नहीं देना है क्योंकि वो मॉर्फिन का काम होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करना, जहां तक संभव हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। बाइंडर डज नॉट प्रिवेंट टेंशन टू द ट्यूब, इट यूज टू कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट लिमिट थोरेसिक एक्सपेंशन। चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के टाइम चेस्ट बाइंडर का यूज नहीं करना है, थोरेसिक बाइंडर का यूज नहीं करना है, वो लंग्स जो एक्सपेंड हो रहे हैं प्रॉपर्ली उनको कम कर देगा, उसका एरिया लिमिटेड कर देगा। ट्यूब शुड बी क्लम्प्ड ओनली इफ ऑर्डर्ड और इफ एन एयर लीक इज सस्पेक्टेड। ट्यूब को हम क्लम्प कब करेंगे, आर्टरी फोर्सेप्स से क्लैंप कब करेंगे, जब एयर लीक सस्पेक्ट है, उसके अंदर एयर लीक सस्पेक्ट है या एयर लीक होने की संभावना है या फिर ऑर्डर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए YouTube पे जाके नर्सिंग अकेडमी सर्च करें, उसका प्लेलिस्ट खोलें। क्या खोलना है, प्लेलिस्ट खोलना है, जिसमें आपको हमारे सारे YouTube वीडियो अकॉर्डिंग टू मोस्टली बुक के हिसाब से आपको मिलेंगी। दोस्तों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्यारे साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपसे ये बोलूंगा, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस, रुकना मत, आएगा दौर तुम्हारा भी।